Hello friends, this is Abhishek Kumar and I welcome you all on my official YouTube channel Study Online. Today we are going to discuss three important articles. Again, the articles are common in both the Hindu and Indian Express. Apart from, there are two more articles which need to be discussed with all of you in details. So today in this particular lecture, I am not going to discuss that two important article because the video lecture will be little bit lengthier. So it may not be like good for you to कि for the lengthy हो जाएगा तो इसमें आप में भी हो सकता है तो ignore कर सकते हो. That is why I am going to make a separate video on the external debt of India. The Hindu में एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया है. अगर आपने नोटिस किया होगा आज का आर्टिकल तो बहुत ही अच्छा, उसको डिटेल में डेप्थ एनालिसिस करने का बहुत जरूरी है. So tomorrow I am going to make a video on this particular lecture, that is external debt of India. What is the present external debt? Apart from this, whatever the topics today which I am going to discuss with all of you, these are very important topics for your examination point of view. Now whether you are appearing for the UPSC examination or any of the other examination, be it banking or state civil services examination or SSC examination, so these three articles are very much important. So without wasting any time, let's discuss the articles. आज के आर्टिकल में अगर हम देखें तो जो न्यूज था आपका पहला न्यूज है, लॉकडाउन हिट्स बिजनेस एक्टिविटी में कोर सेक्टर आउटपुट सिंक्स टू 23.4%. देखा जा रहा है क्या, जिस तरीके से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था आपका 24 मार्च से, इंडिया की इकोनॉमी में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था 24 मार्च से, तो उसमें कोई बिजनेस एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रहा था. तो जिसके चलते देखा जा रहा था कि मई मंथ का जो जो आपका आया है कोर सेक्टर, अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. कोर सेक्टर क्या है, आउटपुट क्या हुआ है, नीचे की तरफ गिरा हुआ है. आउटपुट मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है, कोर सेक्टर्स में जो प्रोडक्शन हुआ है वो डिक्लाइन कर गया है, और डिक्लाइन करके कितना 23.4% नीचे की तरफ डिक्लाइन किया है. सो इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्लाइन किया हुआ है. एज यू नो दैट कि पूरा का पूरा लॉकडाउन था. सो इस पूरे के पूरे लॉकडाउन में कोई भी फैक्ट्री वगैरह नहीं था, ना लेबर वगैरह काम कर रहे हैं, तो जिसके चलते कोई प्रोडक्शन नहीं हो पाया, प्रोडक्शन नहीं हो पाया तो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई. सो दैट इज नॉट गुड साइन फॉर एनी इकोनॉमी. दो वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पैंडेमिक कोविड-19 सिचुएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो इंडिया उसमें एक एक्सेप्शनल कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में लॉकडाउन है, सारी जगह पर ही लॉकडाउन हुआ था. तो लिटिल बिट अबाउट द, चलिए देखते हैं क्या है अबाउट द कोर सेक्टर के बारे में क्यों ये न्यूज में है. जैसा कि हमने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ये डेटा रिलीज किया गया कि मई मंथ में जो कोर इंडस्ट्रीज है वो देखा गया उनका आउटपुट फॉल हुआ है. ये डेटा कौन रिलीज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये डेटा इसको रिलीज करता है. याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है विच अमंग द फॉलोइंग government ministry publish the data of core sector, so that is the Ministry of Commerce and Industry, and 8 core sector industry contracted for the third month in a row. तो कंटिन्यूसली अगर मई का बात करें, मई में भी नीचे की तरफ फॉल हुआ है. उसके पहले अगर बात करें कि अप्रैल में, उसमें भी देखा गया आईआईपी का डेटा है कोर सेक्टर वो नीचे की तरफ है. एंड देन मार्च में भी क्या हुआ है, वहां पर भी डिक्लाइन. तो कंटिन्यूस 3 मंथ इन ए रो, मार्च, अप्रैल और मई में. और ये तो इतना तो आप तो जानते ही हैं कि अप्रैल में भी लॉकडाउन था और मई में भी पूरा लॉकडाउन था, और अप्रैल के एंड से भी देखा गया था कि 24 मई के बाद से भी लॉकडाउन पड़ना स्टार्ट हो गया और लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था. तो दैट इज व्हाई कंटिन्यूस 3 मंथ देखा गया है कि यहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटी कोर सेक्टर में डिक्लाइन कर दिया गया. कोर सेक्टर के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर टोटल कोर सेक्टर में 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज होता है, और आपका एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछता है विच अमंग द फॉलोइंग कम्स अंडर द कोर सेक्टर, विच अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज कॉल्ड द कोर इंडस्ट्री. तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टोटल 8 इंडस्ट्री को मान्यता दिया है जिसको कोर सेक्टर बोला जाता है. दैट इंक्लूड्स योर कोल, जो कि हम लोग यूज करते हैं कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो ये सब बेसिकली इसको बोला जाता है कोर. कोर क्यों बोलते हैं, अब आप पूछिएगा कि व्हाट डज इट मीन, मीनिंग क्या है इसका कोर का. तो कोर का मतलब होता है दीज आर द इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड द बेसिक इंडस्ट्री. These are called the basic industry. Based on these, other industries are standing. Based on these, other industries are standing. Say for example, coal. अगर आज के डेट में कोल बंद हो जाएगा तो कोल से जितने भी सारे बड़े बड़े अभी भी फैक्ट्री चल रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट चल रहे हैं, तो वो स्टॉप हो जाएंगे. अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी का, अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन डिक्लाइन हो जाएगा तो ऑल ओवर इंडिया में तो इशू क्रिएट होगा. अगर हम बात करें कि सीमेंट का, सॉरी स्टील का अगर प्रोडक्शन अगर डिक्लाइन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या है कि ना कहीं पर आपका
ना कोई घर बनेगा, ना कोई कुछ आपका कोई भी फ्लैट वगैरह जो भी कुछ है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर टू से इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का काम नहीं हो पाएगा। सो दैट इज वाई ये बोला कि दीज आर द कोर इंडस्ट्री, कि अगर ये इनका प्रोडक्शन अगर ठीक से नहीं हो पा रहा है तो रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री जो इसके ऊपर बेस्ड करके है तो उन लोग को भी सिचुएशन क्रिएट होगा। सो दैट इज वाई यहाँ पर बोला जा रहा है दीज आर कॉल्ड द कोर इंडस्ट्री। नाउ यहाँ पर देखिए कोर इंडस्ट्री में यहाँ पर क्या बोला गया है, द 8 कोर इंडस्ट्री कंप्रोमाइजेस 14.27। ये क्या है कि ये वेटेज है इनका, 8 कोर जो इंडस्ट्री है ये इनका वेटेज है 14.247% वेटेज ऑफ द आइटम्स इंक्लूडेड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब यहाँ पर बेसिकली क्या कैसे पता चलता है कोर इंडस्ट्री का डिक्लाइन हुआ है, तो आईआईपी का डेटा से हमको पता चलता है। आईआईपी के डेटा में इसके अलावा 8 कोर इंडस्ट्रीज के अलावा और सारी इंडस्ट्रियां हैं, लेकिन मेजोरिटी जो बोला जाता है दैट इज कॉल्ड द 40.27%। ये जो मेजोरिटी है वो कोर इंडस्ट्री कैप्चर करके रखा हुआ है। तो दैट इज वाई अगर ये कोर इंडस्ट्री नीचे की तरह डिक्लाइन करते हैं तो मेजोरिटी ऑफ द शेयर ये आईआईपी का नीचे लेकर चला जाएगा, और जिसके चलते इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिक्लाइन हो जाएगा। अब नाम से ही आपको पता चला इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सो इंडस्ट्री अगर का प्रोडक्शन डिक्लाइन हो तो आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मतलब कि ह्यूज अमाउंट में मासेस यहाँ पर काम करते हैं, ह्यूज अमाउंट में लेबर यहाँ पर काम करते हैं। सो अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिक्लाइन होगा तो बहुत ही लार्ज चंक ऑफ मासेस का अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग आपको जानना है कि इसमें कितना आपका कोर इंडस्ट्री आईआईपी में इसका मैटर करता है। अगर यहाँ पर बात करें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेटेज, अगर वेटेज का बात करें तो यहाँ इस तरीके से सबसे ज्यादा वेटेज रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का है, देन इलेक्ट्रिसिटीज का है, देन स्टील का है, कोल का है, क्रूड ऑयल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये आपका ये कोर इंडस्ट्रीज में इनका वेटेज है। आपको इतना याद रखना है कि कोर इंडस्ट्री में कितने इंडस्ट्रीज है, आईआईपी में इसका क्या वेटेज है, इसको कौन रिलीज करता है, ये कौन सा मिनिस्ट्री रिलीज करता है। अगर आप बात करें कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, तो ये आपके बारे में डिटेल्स अबाउट द ग्रोथ ऑफ द वेरियस सेक्टर्स इन द इकोनॉमी सच एज मिनरल्स। जैसे हमने आपको बोला इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सिर्फ कोर सेक्टर ही नहीं है, अपार्ट फ्रॉम अदर्स लाइक माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। तो इससे पता चलता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी देश में कैसा चल रहा है। अगर आईआईपी अगर डिक्लाइन हो रहा है सो देन इट इज नॉट अ गुड साइन फॉर एन इकोनॉमी। इन केस ऑफ कोर सेक्टर वेयर इट प्लेज अ मेजॉरिटी रोल इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब यहाँ पर क्या बोला कि ये कौन कंपाइल करता है, ये कंपाइल एंड पब्लिश्ड बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। याद रखिएगा ये सीएसओ का नाम अभी फिलहाल चेंज होकर सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस हुआ है। सेंट्रल जैसे यहाँ स्टैटिस्टिकल काट कर अभी हो गया स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक ऑफिस, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस हो गया है, ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन काटकर ऑफिस हो गया है। तो सीएसओ ये हो गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये इसको डेटा आईआईपी को डेटा को पब्लिश करता है, याद रखिएगा इसको। यहाँ बात करें कि 6 वीक्स आफ्टर देयर रेफरेंस मंथ एंड, सपोज कीजिए कि अगर हमको डेटा लेना है तो मोरलेस मई का डेटा लेना है तो ये हमको 6 वीक के बाद जाकर ये डेटा पब्लिश करता है, आईआईपी का डेटा पब्लिश करता है। तो अभी तो जो अभी डेटा अभी आपको निकला है, अभी आपको वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से ये डेटा आया है कि कोर सेक्टर डिक्लाइन हुआ है। बट अगर हम आईआईपी का बात करें तो आईआईपी का जो डेटा पब्लिश करता है वो है सीएसओ पब्लिश करता है, और ये जिस मई मंथ का अगर डेटा की बात किया जाए तो ये आपका 6 वीक बाद जाकर ये डेटा पब्लिश करेगा। मतलब क्या, मई के बाद आपका पूरा जून चला गया और मिड ऑफ जुलाई, तो आपको मिड ऑफ जुलाई में जाकर पता चलेगा कि आईआईपी का क्या अभी आज का डेटा अवेलेबल है। बेस ईयर ऑफ द इंडेक्स फॉर द 8 कोर इंडस्ट्री, अगर आपसे पूछा जाए कि 8 कोर इंडस्ट्री का बेस ईयर क्या पकड़ा जा रहा है तो याद रखिएगा बेस ईयर 2011 इन 2M, जो कि अप्रैल 2017 से पकड़ा गया है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो टर्म्स जो कि आपको जानना जरूरी है कोर सेक्टर के लिए। ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। व्हाट इज कोर सेक्टर, कोर सेक्टर में कितने कौन से हैं, कौन से इंडस्ट्री मिलकर कोर सेक्टर होते हैं, कौन पब्लिश करता है, कब पब्लिश होता है, क्या वेटेज इनका रहता है। इस आर्टिकल में एक सिर्फ आपका एक यहाँ पर जो कि एक्सेप्शनल केस है कि टोटल 8 कोर इंडस्ट्री में जो बेसिकली देखा गया है फर्टिलाइजर इज द एक्सेप्शनल केस है। यहाँ पे जाके फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन बढ़ा है, बाद बाकी जितने भी सारे यहाँ पर कोर इंडस्ट्री में है इंक्लूड्स योर आपका रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड जो भी कुछ है, तो बाद बाकी सबका प्रोडक्शन डिक्लाइन हुआ है और एकमात्र सिर्फ फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन बढ़ा। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर आपका कोर सेक्टर जो डिक्लाइन हुआ है। नाउ कम्स टू द अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज which is published in the
बोथ द हिंदू एज वेल एज इंडियन एक्सप्रेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आज का न्यूज़पेपर दोनों ही हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप जाकर देखिएगा तो आपको पता चलेगा। Now, fiscal deficit touches 58.6% of the budget estimated in May। मतलब कि हमारा जो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2019 से लेकर चलेगा आपका 1 अप्रैल 2020, वेरी सॉरी 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक ये हमारा जो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है। तो इसमें बेसिकली बोला गया है कि फर्स्ट का जो 2 मंथ है, मतलब अप्रैल प्लस मई, गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट होता है, एवरी फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट का टारगेट सेट करता है। तो ये इन द फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 2021 फाइनेंशियल ईयर का ये गवर्नमेंट का जो टारगेट है फिस्कल डेफिसिट, दैट इज 3.5% ऑफ जीडीपी। ये 3.5% ऑफ जीडीपी गवर्नमेंट ने ये टारगेट लिया हुआ है। बट देखा जा रहा है क्या कि गवर्नमेंट का ये जो 2 मंथ है, इसी में ही गवर्नमेंट ये 2 मंथ्स में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी यहाँ पर जो देखा जा रहा है कि यहाँ पर आपका 58.6% जो आपका जो डेफिसिट है वो ऑलरेडी टच कर दिया है। तो दैट इज द इशू रिगार्डिंग की अभी 2 महीने में इतना ज्यादा आपका डेफिसिट हो गया। 58.6% जो टारगेट है, मान लीजिए मेरा टारगेट है 100, मान लीजिए मेरा टारगेट है 100, मेरा टारगेट है, तो ऑलरेडी 2 महीने में आप देख रहे हैं कि 58.6% जो आपका जो टारगेट है वही आपका गवर्नमेंट यहाँ पर फुलफिल कर चुका है। क्योंकि ये 100 टारगेट आपको 12 मंथ्स में कंप्लीट करना था। ये आपका जो डेफिसिट होगा 12 मंथ्स में आपको 100 आना था, लेकिन 2 मंथ्स में ही देखा जा रहा है कि 58.6 आपका जो डेफिसिट हो गया। दैट इज व्हाट इज इन द न्यूज़ में यही बोला गया है। अब आपको समझने की जरूरत है कि ये डेफिसिट होता कैसे है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है जब उसका रेवेन्यू कलेक्शन से। अब आप जानते हैं जिस तरीके से लॉकडाउन का सिचुएशन हुआ है, लॉकडाउन में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर तो बढ़ गया है। अभी आपने देखा जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैकेज अनाउंस किया, बट उसका रेवेन्यू जो कलेक्शन का जो बात किया जा रहा है वो डिक्लाइन हो गया है। बिकॉज लॉकडाउन था, कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर जो गैप है व्हेन एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू, ये इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। सो दैट इज व्हाट दैट बोला जा रहा है कि ये जो नेक्स्ट अप्रैल और जो मई का महीना जो गया, तो इसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 58.6% का जो बजटेड एस्टिमेट है कि हमको खर्चा करना है, उसमें से 58.6% हमको ऑलरेडी डेफिसिट हो चुका है। ये कारण पहले ही बताया गया कि ऑन द पुअर टैक्स कलेक्शन ड्यू टू द लॉकडाउन में कोई टैक्स कलेक्शन उस हिसाब से नहीं हुआ, जिसके चलते यहाँ पर डेफिसिट तैयार स्टार्ट 58.6% डेफिसिट हो गया। नाउ अब ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि ये फिजिकल डेफिसिट होता क्या है। जैसे मैंने आपको बोला, गैप बिटवीन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट एंड इट्स रिसीट। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एक्सीड कर जाएगा, रिसीट उसका कम होते चला जाएगा। तो इसके लिए गैप क्रिएट हो जाता है। मान लीजिए गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है 300 और गवर्नमेंट का आपका रिसीट है 200, तो गवर्नमेंट का यहाँ पर 100 क्या हो रहा है, ये आपका डेफिसिट हो रहा है। दैट इज कॉल्ड द फिस्कल डेफिसिट। ये दिस इज द एक्सपेंडिचर पार्ट एंड दिस इज द रेवेन्यू पार्ट। तो दैट इज व्हाट द 100 रुपीज गैप इज क्रिएटिंग। ना अगर आप देखिएगा कि रेवेन्यू कलेक्शन अगर इंक्रीज होते चला जाएगा तो ये जो डेफिसिट है वो कम होते चला जाएगा। तो ये गवर्नमेंट को कोशिश करना है कि रेवेन्यू को इंक्रीज करते कंटिन्यूअस करते जाना, बिकॉज यू कैन नॉट स्टॉप योर एक्सपेंडिचर। आप डेवलपिंग कंट्री और आप डेवलप कंट्री होगी तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर तो करना ही पड़ेगा। तो अगर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, तो आपका एक्सपेंडिचर तो क्रिएट होगा ही होगा। सो दैट इज व्हाई आपको गवर्नमेंट नीड्स टू थिंक अबाउट कि किस तरीके से रेवेन्यू इंक्रीज किया जाए। नाउ अगर बात करें फार्मूला का, अगर यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर, अगर दोस्तों टोटल एक्सपेंडिचर का अगर बात करें तो इसमें आपका आ जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर में पड़ेगा, माइनस यहाँ पर बोला था रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट का मतलब क्या होता है उसका, क्या बोला जाता है, नॉन डेट मतलब वो रिसीट जिसमें कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रहा है, तो वो रिसीट जिसमें लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, जहां से भी गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है। मतलब रिसीट का मतलब होता है द मनी गवर्नमेंट
कलेक्टिंग। सो नॉन डेट कैपिटल रिसीट, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट का मतलब जहां से गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है बट इट इज नॉट क्रिएटिंग एनी लायबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट। सो अगर आप नॉन डेट क्रिएटिंग, अगर नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट का अगर बात करें तो इसमें दो कंपोनेंट आपका आता है। एक है आपका रिकवरी ऑफ लोन, एक होता है रिकवरी ऑफ लोन एंड दूसरा होता है आपका डिसइन्वेस्टमेंट। ये दो कंपोनेंट आते हैं आपका। और जो कि नहीं आता है, जो कि एक्सक्लूडिंग, जो कि बोरोइंग। तो यहां पर आप नोटिस कीजिएगा बोरोइंग से आपका लायबिलिटी क्रिएट होगा, लेकिन रिकवरी ऑफ लोन एंड डिसइन्वेस्टमेंट से आपका लायबिलिटी क्रिएट, मतलब ये पैसा आपको रिटर्न नहीं देना है। सो दैट इज व्हाट रिकवरी ऑफ लोन, ये पैसा रिटर्न आ रहा है गवर्नमेंट के पास, रिसीट के तौर पर आ रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट उसको बोला जाता है सेलिंग स्टेक ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज इन द स्टॉक मार्केट। जैसे कि रिसेंट में आपने सुना होगा LIC का गवर्नमेंट ने 10% स्टेक सेल करने की बात किया है। तो अगर LIC का 10% स्टेक, लेट अस कंसीडर इट इज इक्विवेलेंट टू द में, मान लीजिए कि यहाँ पर आपको 5000 करोड़ है, तो यहाँ पर क्या होगा 10% सेल करने से गवर्नमेंट का क्या होगा, ये 5000 करोड़ ये गवर्नमेंट के पास अकाउंट में पैसा आएगा। सो रिसीट का मतलब होता है जो पैसा आना, कैपिटल रिसीट का मतलब होता है जो बल्क अमाउंट में गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, और नॉन डेट कैपिटल रिसीट का मतलब होता है कि जिसमें लायबिलिटी क्रिएट नहीं होगा। तो नॉन डेट कैपिटल रिसीट में एक हुआ रिकवरी ऑफ लोन और दूसरा हुआ आपका डिसइन्वेस्टमेंट। अगर हम पूरा का पूरा अगर कैपिटल रिसीट का बात करेंगे तो इसमें आपका बोरोइंग्स भी इंक्लूड हो जाएगा और ये दोनों भी इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको फिजिकल डेफिसिट में ऑलवेज याद रखिएगा, दिस इज द फॉर्मूला, यही आपका होता है। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इसी तरीके से पूछते हैं कि फिजिकल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट क्रिएट कैपिटल रिसीट। सो दैट इज व्हाट इसमें आपको आर्टिकल में ये समझने की जरूरत है कि ये आर्टिकल में बेसिकली क्या, क्यों, रीजन आपको समझना जरूरी है कि फिजिकल डेफिसिट क्यों हो रहा है। तो आपको समझना है कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, रेवेन्यू फॉल हो गया। रेवेन्यू क्यों फॉल हो गया, बिकॉज बोल रहा है कि ये 2 महीना में गवर्नमेंट ऑलरेडी टच कर दिया है 58.6% जो भी उसका फिजिकल डेफिसिट का टारगेट था। तो अप्रैल मंथ में एंड मई मंथ में जो कि देखा गया था कि लॉकडाउन का पूरा जिसके चलते रेवेन्यू कलेक्शन कुछ नहीं हो पाया और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज होते चला गया, बहुत सारे पैकेज और जो भी कुछ राशन वगैरह गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड किया। सो दिस इज द बेसिकली रीजन के चलते आपका फिजिकल डेफिसिट का जो इशू है जो कि आपका इंक्रीज हो गया है आपका टारगेट। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस आर्टिकल। फिजिकल डेफिसिट ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। नाउ कम्स टू द लास्ट वन, इट इज अगेन वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड ये क्या किस पर्सपेक्टिव पे बोला जा रहा है। इंडिया रिकॉर्ड्स करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ 600 मिलियन इन Q4। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। Q4 का अगर बोला जाए तो इसको बोला जाता है लास्ट क्वार्टर, जो बोला जाता है आपका। तो लास्ट क्वार्टर में आपका आता है जनवरी, फरवरी एंड मार्च, जनवरी, फरवरी और मार्च। जहां तक बात करते हैं करंट अकाउंट बैलेंस का, जो भी कुछ इसमें होता है आपका कि करंट अकाउंट हुआ, कैपिटल अकाउंट हुआ, तो ये सबका जो डेटा जो होता है, दोनों करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट मिलकर जो बनता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो ये दोनों का जो डेटा होता है वो RBI के पास होता है और RBI प्रत्येक क्वार्टर में इसको डेटा को रिलीज करता है। इस बार का जो क्वार्टर का डेटा RBI ने रिलीज किया है Q4 का डेटा, दैट इज जनवरी, फरवरी और मार्च, उसमें RBI ने बताया है कि इस बार इस क्वार्टर में करंट अकाउंट में जो देखा गया है डेफिसिट नहीं हुआ है, $600 मिलियन सरप्लस दिखाई दिया गया है। तो दैट इज द गुड साइन की दिखाई दिया, बट आपको समझना पड़ेगा गुड साइन किस पर्सपेक्टिव में है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, India's current account balance, current account recorded a marginal surplus of, यहाँ पर करंट अकाउंट में सरप्लस दिखाई दिया गया है। तो रीजन क्या है यहाँ पर फोर्थ क्वार्टर डिफिसिट। अच्छा, रीजन यहाँ पर बेसिकली बोला गया है कि प्राइमरी ऑन अकाउंट ऑफ द लोअर ट्रेड डिफिसिट एट $35 बिलियन। यहाँ पर क्या हुआ है, अब देखिए आपको ये समझने से पहले सब थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ेगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है।
हम इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो इसके ऊपर बना देंगे आपका, जो कि आपको इजी होगा समझने में। फिलहाल के लिए थोड़ा समझने की कोशिश किया क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो बोला था, इट इज एन एक्सटर्नल अकाउंट ऑफ ए कंट्री व्हिच रिप्रेजेंट्स कि कितना आपका ट्रेड हो रहा है, कितना आपका सर्विसेज का ट्रेड हो रहा है, कितना आपका फॉरेन कंट्री से पैसा आ रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, देयर इज अ सेपरेट अकाउंट फॉर द एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन ऑफ ए कंट्री इन फॉरेन करेंसी, so that is called the balance of payment. Now balance of payment constitute, there are two important things जिसके चलते बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका होता है। एक है आपका करंट अकाउंट और दूसरा होता है आपका कैपिटल अकाउंट। एक होता है करंट अकाउंट एंड दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट अगेन कॉन्स्टिट्यूट दो टाइप का होता है, दो चीज से मिलकर बनता है करंट अकाउंट। वन इज बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ इनविजिबल। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली इसका बात करेंगे करंट अकाउंट का, जिसका अभी रिपोर्ट आया कि Q4 में आपका 600 मिलियन का सरप्लस दिखाई दिया है, $1 मिलियन का सरप्लस दिखाई दिया है। तो यहाँ पर जो बेसिकली बोला गया है क्या कि बैलेंस ऑफ ट्रेड तो देखा जा रहा है नेगेटिव में ही है, अभी भी बैलेंस ऑफ जो ट्रेड है वो नेगेटिव में ही दिखाई दे रहा है। तो क्या बैलेंस ऑफ ट्रेड किसको बोलते हैं? यहाँ पर बोलते हैं मर्चेंडाइज गुड्स का जो ट्रेड होता है, गुड्स का जो ट्रेड होता है दोस्तों। तो गुड्स का ट्रेड का मतलब कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट्स कर रहे हैं, कितना हम इंपोर्ट ला रहे हैं, कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इस चीज का सिर्फ गुड्स के बारे में बात किया जाता है। मर्चेंडाइज गुड्स जो कि लीगली ट्रेडेड गुड्स है। तो यहाँ पर ओनली विजिबल गुड्स के बारे में बात किया जा रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड में, कितना आया और कितना आपने उसको एक्सपोर्ट किया। अगर बैलेंस ऑफ इनविजिबल का बात करें दोस्तों, बैलेंस ऑफ इनविजिबल का मतलब क्या होता है? इट कंपोनेंट्स का ये चार चीज से मिलकर बनता है। एक होता है आपका टूरिज्म, एक होता है आपका टूरिज्म का मतलब कितने लोग विदेश से घूमने के लिए फॉरेन से इंडिया में आए और कितने लोग इंडिया से यहाँ पर बाहर घूमने के लिए गए। तो ये जब विदेश से यहाँ पर घूमने के लिए लेकर आएंगे तो ये डॉलर लेकर आएंगे, और इंडिया से जब ये लोग जाएंगे तो डॉलर लेकर विदेश घूमने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या निकाला जाता है? नेट कितना लोग आए घूमने के लिए पैसा लेकर, और इंडिया के लोग कितने लोग बाहर गए घूमने के लिए। सेम उसी तरीके से आपके एजुकेशन का बात करते हैं, इसमें ये टोटल 4 कंपोनेंट से बेसिकली मिलकर बना होता है। एक बात करें एजुकेशन का, एजुकेशन में कितने लोग विदेश में पढ़ने गए और विदेश से लोग कितने यहाँ पर पढ़ने के लिए आए। अगर इसमें और बात करें तो यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी का बात किया जाता है आपका, कि मेडिकल फैसिलिटी में कितने लोग ट्रीटमेंट करवाने के लिए, यहाँ पर कितने लोग ट्रीटमेंट करवाने के लिए क्या, एंड देन और कितने लोग ट्रीटमेंट करने के लिए बाहर गए, कितने लोग ट्रीटमेंट करने के लिए अंदर आए। और जो लास्ट होता है आपका कि आपका रेमिटेंसेस बोला जाता है। रेमिटेंसेस का मतलब होता है कितने लोग, कितने जो विदेश में जो हमारे जो रिलेटिव्स है, जो फ्रेंड्स वगैरह जो भी है यहाँ पे, वो जो रेमिटेंस जो फंड ट्रांसफर करते हैं, इंडिया में कितने लोग पैसा भेजते हैं और यहाँ से जो फॉरेनर्स है वो विदेश में कितने वहां पर पैसा ट्रांसफर करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द बैलेंस ऑफ इनविजिबल। तो यहाँ इस बार जो बेसिकली ये सब का हम लोग नेट निकालते हैं। नेट का मतलब कितना गया, कितना आया, फाइनली कितना बचा, कितना गया, कितना आया, फाइनली कितना बचा, कितना गया, कितना आया, फाइनली कितना बचा, एंड देन फाइनली। तो यहाँ पर जो बेसिकली देखा गया है क्या कि बैलेंस ऑफ ट्रेड तो नेगेटिव ही है और बैलेंस ऑफ इनविजिबल जो कि आपका पॉजिटिव दिखाई दिया है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला करंट अकाउंट दो चीज से मिलकर बनता है, एक होता है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड और दूसरा बोला था बैलेंस ऑफ इनविजिबल। तो अगर मान लीजिए बैलेंस ऑफ ट्रेड में यहाँ पर 50 रुपया अगर देखा जा रहा है कि नेगेटिव में है, मतलब कि ज्यादा हम लोग क्या किए, इंपोर्ट किए हैं, एक्सपोर्ट कम किए हैं, तो यहाँ पर 50 रुपीज अगर नेगेटिव में है, बट बैलेंस ऑफ इनविजिबल जो है कि यहाँ पर 100 रुपीज पॉजिटिव में है। तो ऑल टुगेदर जब ये दोनों को हम ऐड करेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस बैलेंस ऑफ इनविजिबल, तो मेरा करंट अकाउंट में आप देखिएगा कि आपका 50 रुपीज आपका सरप्लस में दिखाई देगा, बिकॉज यहाँ पर 100 रुपीज बैलेंस ऑफ इनविजिबल पॉजिटिव है और यहाँ पर 50 रुपीज नेगेटिव में आपका दिखाई दे रहा है। तो ऑल टुगेदर यहाँ पर जो आर्टिकल में बोला जा रहा है कि इंडिया का करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो आपका मिलकर बनता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, दैट इज लोअर ट्रेड डेफिसिट। ये तो ट्रेड डेफिसिट तो है ही है, ये ट्रेड डेफिसिट कितना है, $35 बिलियन एंड शार्प राइज इन नेट इनविजिबल रिसीट। इनविजिबल रिसीट का मतलब हमने जब भी आपसे डिस्कस किया बैलेंस ऑफ इनविजिबल, जो कि 4 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर आप नोटिस कीजिए बैलेंस ऑफ इनविजिबल है 35.6 आपका बिलियन डॉलर, और यहाँ पर आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड है, आपका यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड है $35 बिलियन। तो ये क्या बोला गया, ट्रेड डेफिसिट है, मतलब यहाँ पर नेगेटिव है। तो 35.6 में से अगर माइनस करिएगा 35, तो बचेगा आपका $0.6 बिलियन जो आपको बचेगा। दैट इज व्हाट यहाँ पर बोला गया कि टोटल 600 मिलियन जो कि डॉलर है
ये आपका करंट अकाउंट में अभी जो है अभी सरप्लस आपका दिखाई दे रहा है। बट ये सरप्लस पूरा फाइनेंशियल ईयर का सरप्लस नहीं है करंट अकाउंट का, ये सिर्फ ओनली क्वार्टर 4 का बोला गया है। अब क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ गया, अब यहाँ पर क्वार्टर 4 का आपका रिजल्ट आ गया 2019 से लेकर 2020 मार्च एंड तक का आपका पूरा डेटा दे दिया कि करंट अकाउंट में क्या हलचल है। तो ऑल टुगेदर आप देखिएगा करंट अकाउंट में, तो यहाँ पर करंट अकाउंट ऑल टुगेदर एक फाइनेंशियल ईयर का अगर बात करें तो करंट अकाउंट में यहाँ पर डेफिसिट है। डेफिसिट में कितना है? 0.9% ऑफ द जीडीपी, 0.9% ऑफ द जीडीपी। पूरा फुल फिजिकल ईयर का बात करें 2019-20 का, तो करंट अकाउंट 0.9% ऑफ द जीडीपी यहाँ पर डेफिसिट है। बट ये लास्ट ईयर, उसके अगर प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल ईयर का देखा जाए 2018 और 19 का इन कंपैरिजन टू द 2019 एंड 20 का, तो ये 2018-19 में 2.1% था, जो कि 2019 एंड 20 में ये सिर्फ 0.9% थी आपका करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ है। दोस्तों ऑलवेज याद रखिएगा, जिस कंट्री में करंट अकाउंट डेफिसिट जितना भी कम होगा दैट विल बी बेटर होगा, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला करंट अकाउंट डेफिसिट दो चीज को लेकर बनता है, एक होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक होता है बैलेंस ऑफ इनविजिबल। तो जिसका ट्रेड ज्यादा होगा, मतलब अगर आप ज्यादा एक्सपोर्ट कीजिएगा तो आपका फॉरेन करेंसी जो कि डॉलर हमारे कंट्री में आएगा, और ज्यादा फॉरेन करेंसी आएगा तो फिर हम उसके बाद आपका रिजर्व कर सकते हैं ये फॉरेन करेंसी, और जितना ज्यादा रिजर्व होगा दैट विल बी हमारे लिए बेटर होगा किसी इकोनॉमी के लिए। तो करंट अभी हम लोग का क्या है कि एक्सपोर्ट हम उस तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते देखा जा रहा है कि हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, तो इसलिए हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड देखा जाता है नेगेटिव होता है। बट बैलेंस ऑफ इनविजिबल पॉजिटिव होने के चलते इस क्वार्टर 4 का जो अभी रिजल्ट आपने देखा कि $600 मिलियन जो है वो पॉजिटिव आपको दिखाई दिया। So that is what in this article you need to understand what is current account, what constitute current account, why there is a surplus in the quarter 4 of the current account, आपका ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कितना और इस फाइनेंशियल ईयर में कितना है। सो दैट इज व्हाई आपको एक ट्रैक रखना है इंडियन इकोनॉमी का थ्रू द न्यूज़पेपर। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज यूज टू रिकमेंड ऑल ऑफ यू दैट प्लीज डू रीड एवरीडे न्यूज़पेपर सो दैट यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड। अभी जैसे क्या ये बहुत ही डायनामिक है, मे बी नेक्स्ट क्वार्टर में आपका आइएगा, नेक्स्ट वाला जो क्वार्टर 1 का जो आएगा उसमें तो आपको दिखा जाएगा करंट अकाउंट का उसमें डेफिसिट दिखाई दिया है। सो इट्स अ वेरी डायनामिक कांसेप्ट, कभी कम हो रहा है कभी बढ़ रहा है, तो रीजन आपको समझना है क्यों कम हो रहा है क्यों बढ़ रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। So that is why it is very much important. Now one more article which need to be discussed with all of you, that is I will discuss in separately India's external debt. I am going to repeat India's external debt which is very much important, जो कि मैं आपको इसके ऊपर कल वीडियो बना दूंगा, वो आपको देखना बहुत जरूरी है। So thank you very much to all of you for patience listening and hope that अगर आपको ये अच्छा लगा होगा so kindly do like and comment if you are facing any problem and please subscribe अगर आपको अच्छा लगता है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, आप नहीं भी कर सकते हैं नहीं भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच all of you, थैंक यू।